हेलो दोस्तों, अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी या धारा घनत्व। क्या होता है, पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या है, देखिए। करंट डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है कि घनत्व कितना है किसका, करंट का। करंट डेंसिटी बिल्कुल सिंपल सा टर्म है। डेंसिटी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में से करंट कितनी फ्लो हो रही है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में से प्रवाहित होने वाली करंट कितनी है, धारा कितनी है, वही किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट डेंसिटी को। तो किसी निश्चित क्षेत्र में से या पर्टिकुलर एरिया में से फ्लो होने वाले जो करंट है वही किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट डेंसिटी को या धारा घनत्व को। ठीक है, तो परिभाषा देखिए यहाँ से। करंट flowing in per unit area is considered as current density। करंट फ्लोइंग इन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में से फ्लो होने वाले जो करंट है वही किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट डेंसिटी को। या इसी परिभाषा को हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में होगी प्रति एकांक क्षेत्र से या क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली या बोल सकते हो गुजरने वाली प्रत्येकांक क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व को व्यक्त करती है या धारा घनत्व को परिभाषित करती है। ठीक है, परिभाषित करती है। प्रत्येकांक क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली या उससे गुजरने वाली विद्युत धारा किसको प्रदर्शित करेगी, धारा घनत्व को। आगे देखिए, धारा घनत्व को डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, इसे डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, वो करते हैं जे से। किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से। नेक्स्ट इसके बारे में पॉइंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसे कहेंगे सदिश राशि है। कैसी राशि है ये, सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि होने के कारण हम इसके ऊपर वेक्टर शो कर सकते हैं, ये लीजिए। ठीक है, अब इसको समझने के लिए या इसका फॉर्मूला डेराइव करने के लिए करंट डेंसिटी का हम कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसीडर करंट I flow in particular area A that show in figure। हमने मान लिया कि आई करंट है, वो पर्टिकुलर एरिया, एक फिक्स एरिया है ए, उसमें से फ्लो हो रही है। तो हम वहाँ पे करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए। ये मान लिया हमने, ये कंसिडर कर लिया एरिया, इसमें से ये शो करती कि करंट फ्लो हो रही है इस पर्टिकुलर एरिया में से।
करंट को नाम दे दिया आई। ये है आपका एरिया, ए बोल दो या इसे एस बोल दो, ठीक है। इस एरिया में से ये आई करंट फ्लो हो रही है, तो पर यूनिट एरिया पर, इस पर यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है, जो करंट बह रही है, करंट फ्लो हो रही है, वही किसको रिप्रेजेंट करती है, करंट डेंसिटी को, ठीक है। तो करंट डेंसिटी यहाँ से पर यूनिट एरिया पर क्या करंट, तो ये आपका जो शो कर रखा है ये शेप में, ये आपका एरिया, इसमें से आई करंट फ्लो हो रही है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से यदि देखना चाहे मैं इसका फॉर्मूला, तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए। पर यूनिट एरिया में से या प्रति एकांक एरिया से प्रवाहित होने वाली धारा ही धारा घनत्व को प्रदर्शित करेगी। इंग्लिश में कह सकते हो पर यूनिट एरिया से फ्लो होने वाली करंट या एट पर यूनिट एरिया करंट रिप्रेजेंट द करंट डेंसिटी। फॉर्मूला क्लियर है यहाँ से। अभी तक हमने एंगल पोजीशन शो नहीं करी है कि जो आपका एरिया है वो पर्टिकुलर आई के साथ किस एंगल के साथ है। अभी सिंपल शो कर रहा है कि इन दोनों की पोजीशन कैसी है, परपेंडिकुलर पोजीशन है। तो यहाँ से J इज इक्वल टू आई बाई ए निकाल सकते हो। देखिए यूनिट, देखिए यदि हम इससे यहाँ से यूनिट डेराइव करें तो यूनिट क्या होगी, आई अपॉन ए। आई क्या होता है, एम्पियर, और ए क्या है, एरिया। तो एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से आप यूनिट निकाल सकते हो और यहाँ से डायमेंशन निकाल सकते हो। ध्यान रखना डायमेंशन का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये यहाँ से यूनिट आ गई और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन। आगे देखिए, इसी में यदि आपका जो एरिया है वो किसी एंगल पर है, आई के साथ करंट के साथ एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं सी डायग्राम बना रहा हूँ। कैसे, अगली जो इसकी पोजीशन है वो मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, ये एरिया ऐसे है, एरियल वेक्टर एन कैप मान लीजिए किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर, कि जो एरिया है उसकी पोजीशन किस पोजीशन पर है, थीटा पोजीशन पर है। तो अब जो करंट डेंसिटी होगी किस पर डिपेंड करेगी, थीटा पर भी डिपेंड करेगी। ध्यान देखना, जिस एंगल के साथ यहाँ से कोस, ये थीटा के साथ एंगल बन रहा है, जिस अब जहाँ पे या जो कंपोनेंट एंगल पे रहता है, थीटा पर रहता है, जिसके साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट होता है आपका कोस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एरिया का ए कोस थीटा। दूसरा वाला परपेंडिकुलर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ध्यान देना यहाँ पे केवल क्या चेंज हो जाएगा, आई अपॉन ए ना आकर उसमें नीचे क्या आएगा, ए कोस थीटा आएगा। वो थीटा पर भी डिपेंड करेगा। थीटा पर कैसे डिपेंड कर रही है वो देखो, थीटा पे भी डिपेंड करेगी। यहाँ से मैं हटा रहा हूँ इसको। तो इससे क्या निकल सकता है, अब इस कंडीशन में जो डेंसिटी होगी वो होगी J इज इक्वल टू आई अपॉन, पहले जो ए हो रही थी अब थीटा पोजीशन पर डिपेंड है, तो क्या हो जाएगा, ये ए कॉस थीटा। ये आपका आ गया करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से हम करंट भी डिफाइन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आई इक्वल टू क्या होगा, जे ए कॉस थीटा। हमें पता है जब कॉस थीटा आ रहा है, कॉस कंपोनेंट आ रहा है, तो कॉस कंपोनेंट से हम इसे डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जे इंटू ए। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया है, इससे एक चीज़ और याद रखना, यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है। ये तो आपकी करंट डेंसिटी तो ऊपर ही आ चुकी है। यहाँ से भी हम शो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अदिश गुणनफल को, स्केलर क्वांटिटीज़ को। तो करंट यहाँ से भी हमें पता चलता है कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से अपने करंट डेंसिटी क्या होती है, उसकी रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैसी क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी यूनिट क्या है। एग्ज़ाम में ये डायग्राम ज़रूर बनाना, ठीक है। स्पेशली आपको ये डायग्राम जो ये बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये डायग्राम ज़रूर शो करना है। आगे देखिए, अब करंट डेंसिटी से रिलेटेड कुछ एक दो फैक्ट्स हैं वो समझना, और जो फैक्ट है वो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो मैं भी फैक्ट डिस्कस करने वाला हूँ उस फैक्ट पे ध्यान देना, और वो फैक्ट में है, नोट डाल के समझ रहे हैं। देखिए फैक्ट क्या है, ध्यान दो। फर्स्ट है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एक वायर लिया है मैंने, ये वायर है या कंडक्टर है,
यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए x y, उसके बाद ये कंडक्टर हो जाता है आपका कुछ इस प्रकार से z, फिर आपका जो कंडक्टर है वो कुछ इस शेप का है, आगे कंडक्टर की शेप हो जाती है z x y और मान लीजिए ये है आपका w। ठीक है, अलग अलग मान लीजिए इस एरिया के अंदर जो इसका जो एरिया है वो A1 है, यहाँ A2 है, यहाँ A3। यह हम कह सकते हैं एरिया ऑफ कंडक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म, या कह सकते हैं कैसा है, असमान है। ध्यान देना, एरिया ऑफ कंडक्टर वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। एरिया ऑफ कंडक्टर कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस कंडीशन में आपका क्या होने वाला है, आपको शो करना है कि इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या करंट डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए इलेक्ट्रिक करंट है नॉट इफेक्टेड, और यह आप कह सकते हो सेम रहने वाला है। ठीक है, सेम रहने वाला है, या इसी को नॉट इफेक्टेड ना बोलकर आप यहाँ पे दूसरे टर्म में इसे कह सकते हो कांस्टेंट, कांस्टेंट या जिसे कहेंगे अपरिवर्तित। यहाँ मान लीजिए कंडक्टर पतला है फिर मोटा हो जाता है, फिर आपका एरिया हर बार क्षेत्रफल बदल रहा है। यदि एक वायर है यहाँ से पतला है फिर मोटा है फिर पतला, अलग अलग शेप का है, तो इलेक्ट्रिक करंट है उस एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। बट जो करंट डेंसिटी है करंट डेंसिटी इज डिफरेंट। ध्यान देना, करंट डेंसिटी है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। अलग अलग क्यों होगी, यहाँ करंट डेंसिटी कुछ अलग होगी, यहाँ करंट डेंसिटी कुछ अलग होगी, यहाँ अलग होगी। उसका रीजन है करंट डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, एरिया पर। क्योंकि अभी आपने फॉर्मूला देखा J इज इक्वल टू I बाय ए, तो करंट डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, एरिया पर। अगर एरिया इंक्रीज होता है, किसी वायर में फ्लो होने वाला करंट यदि कांस्टेंट है, एरिया इंक्रीज होता है तो करंट डेंसिटी कम हो जाएगी, और एरिया डिक्रीज होता है तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आई थिंक जो कॉन्सेप्ट हम समझना चाह रहे थे वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर यूनिफॉर्म है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंडक्टर की साइज हर जगह समान है जब तो ये भी कांस्टेंट रहने वाला है, ये भी कांस्टेंट रहने वाला है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, तो क्वेश्चन कब बनता है, जब ये नॉन यूनिफॉर्म है, असमान है, इसकी शेप वायर की अलग अलग है, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट जो करंट डेंसिटी है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। किस एरिया पे कैसे डिपेंड करेगी, ये हमने इस फॉर्मूले में देख लिया है। ठीक है, ये अपना करंट डेंसिटी यहीं पे ख़त्म होता है। अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए मेटेलिक कंडक्टर, या धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रभाव कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना ये है कि आपके धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह वो किस प्रकार से होता है, वो हमें देखना है। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट है इसका, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इस यूनिट में ही दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या उससे रिलेटेड जो भी डेरिवेशन है सारे टर्म हमें इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस मेटेलिक कंडक्टर है वो कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर मेटेलिक कंडक्टर। क्या कंसिडर कर लिया है, मेटेलिक कंडक्टर हमने लिया है कॉपर का। किसका लिया है, कॉपर को, जिसे हम जनरली यूज में लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना, कॉपर में, इन कॉपर जो इलेक्ट्रॉन की बात करें, अप्रोक्सीमेट 8.5 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब।
पर मीटर क्यूब इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, कॉपर में। पर मीटर क्यूब इतने, देखो इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, इन्हीं के कारण है आपकी करंट फ्लो होती है। अब इनमें करंट जो फ्लो होती है वो किस प्रकार से होती है, वही चीज़ देखनी है कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो कैसे होता है। भाई चार्ज होगा तो जब चार्ज होगा पहले इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, चार्ज होगा, और चार्ज के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगी। तो देखिए कैसे जनरेट होती है ये, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये हमने बना लिया है, ये आपका कॉपर, ठीक है। कॉपर में ये इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं, किससे फिल है, ये इलेक्ट्रॉन से, और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही एबेंडेंस वैल्यू के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। ध्यान दीजिए ये क्या है, कॉपर, जैसे हिंदी में कहेंगे तांबा है। ध्यान दो, ये जो इलेक्ट्रिक करंट, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन शो कर रखे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है हर समय गति करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते रहते हैं, गति करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्रीली गति करेंगे, मुक्त रूप से गति करते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों की जो गति है उसे कहते हैं अनियमित गति। कौन सी गति कहेंगे, अनियमित गति। इंग्लिश में कहते हैं इसे जिग जैग मोशन। इसका एक और नाम है, इसे रैंडम मोशन भी कहते हैं। ध्यान देना, रैंडम मोशन। तो धातु के अंदर या मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है तो होते हैं वो क्या करते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं, जिग जैग मोशन करते रहते हैं, जिसे कहेंगे रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो हम पर्टिकुलर एक क्षेत्र में देख लेते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो चार्ज होगा या करंट होगा वो होता है या नहीं होता है, और होता है तो क्यों होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, उसी का रीज़न देखना है। मैं पर्टिकुलर इस क्षेत्र को मान रहा हूँ, इस क्षेत्र में हमें देखना है, ठीक है। आप कहीं भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। यहाँ पे समझिए, यदि कुछ इलेक्ट्रॉन है जो अगर लेफ़्ट साइड से राइट साइड में मूवमेंट कर रहे हैं, लेफ़्ट से राइट में मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसी कंडीशन में एक पहली बात तो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सेल्फ रिपल्शन के कारण या स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण क्या करेंगे, ये इधर आएंगे, इधर मूवमेंट करेंगे, क्योंकि इनको कंट्रोल करने वाला कुछ भी नहीं है, इन्हें पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है। कैसे गति करेंगे, अनियमित, मन मर्जी से गति करेंगे। यदि पर्टिकुलर एरिया में देखें, यदि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट कर रहे हैं तो कुछ इधर करेंगे, तो इस पूरे एरिया के अंदर, इस पर्टिकुलर भाग के अंदर जो आपने एरिया लिया है ए, इस एरिया में एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितनी होगी, 0 होगी। एवरेज वेलोसिटी मतलब औसत वेग, जो इलेक्ट्रॉन का औसत वेग है, औसत वेग किसका, इलेक्ट्रॉन का, कितना होगा, 0। 0 क्यों हो रहा है, हमें पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है, यदि उसे पॉजिटिव लिया जाता है तो अपोजिट डायरेक्शन वो क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होता है उतने इलेक्ट्रॉन इधर होते हैं, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अगर डायरेक्शन फिक्स होती तो एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगी। उस कंडीशन में यहाँ डायरेक्शन फिक्स नहीं होने के कारण इनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन की जो गति है या किस प्रकार से मूवमेंट कर रहे हैं वो कैसा है, जिग जैग मोशन। तो आपको इस डायग्राम में शो करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से मान लो यहाँ गया, कोई फिक्स नहीं है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से इस पे आ गया मान लीजिए, और इससे इस पे आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो जिगजैग फैशन है, ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, इसे कहते हैं रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या जिगजैग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके कारण क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट
भाई मेटल होते हुए कॉपर है, अच्छा चालक है, अच्छा कंडक्टर है, आपके सिल्वर के पास सेकंड रैंक की आती है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? 0 होगा। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक करंट 0 होगा और ये 0 जब तक होता रहेगा जब तक आपके इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करेंगे। जब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कैसे करेंगे, उसका कारण है जब इस मेटल को आप किससे कनेक्ट करोगे, किससे जोड़ोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। इस मेटल को किससे कनेक्ट करेंगे हम? यहाँ से शो कर रहा हूँ, किससे जोड़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। किससे कनेक्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। जैसे ही हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर देंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन मूवमेंट करेंगे, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट है वो 0 नहीं होगा जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली आप समझ सकते हो सेल से कनेक्ट कर दिया हमने, फील्ड जनरेट कर रहे हैं यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड आप सिंपली समझो कि हमने क्या लगाया? सेल लगाया, एक बैटरी लगाई है। अब इलेक्ट्रॉन अनियमित गति नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित गति करते रहते हैं, उनका औसत वेग कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ से अपना टॉपिक क्लियर हो गया होगा, हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए मेटेलिक कंडक्टर। तो मेटेलिक कंडक्टर में जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हो कोई करंट फ्लो होता ही नहीं है। चार्ज होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है वो जिग मोशन में रहते हैं, इसलिए उनकी एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाती है? एक्चुअल में वो कोई मूवमेंट शो ही नहीं करते, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो नए जो अपना कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। वेन वेग क्या होता है? देखिए, अभी हमने लास्ट टॉपिक देखा था कि मेटेलिक कंडक्टर में धात्विक आपके चालकों में आवेश का प्रवाह कैसे होता है, वहाँ करंट 0 हो रहा था। 0 क्यों हो रहा था उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी समझने से पहले हम कंसिडर कर देते हैं कंडक्टर, और वो कंडक्टर हमने माना है कि कंडक्टर क्या लिया है हमने? कॉपर कंडक्टर में ये कॉन्सेप्ट देखने वाला है। मैं कॉपर कंडक्टर बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ये कॉपर कंडक्टर देखिए। कॉपर कंडक्टर के अंदर हमें पता है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, अत्यधिक मात्रा में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन शो कर दिए हमने इसमें। इसके 2 टर्मिनल है, मान लीजिए ये इसका टर्मिनल है, वो ए टर्मिनल है, या ये दूसरा टर्मिनल है, बी टर्मिनल, मतलब इसके एंड्स हैं। ठीक है, ध्यान दो, हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे गति कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल ये गति कैसे कर रहे हैं? फ़िलहाल ये गति कर रहे हैं अनियमित गति। कैसी गति कर रहे हैं? अनियमित गति। कैसे गति कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन है, ये अनियमित गति करेंगे। इसका दूसरा नाम और है हिंदी में यादृच्छिक गति, जिसे कहते हैं जिग-जैग मोशन। अब ये अनियमित गति कर रहे हैं। ध्यान देना, अगर मैं इस चालक तार को, इसके दोनों टर्मिनल को इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर दूँ, किससे कनेक्ट कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स आप सिंपल उसको बैटरी समझ सकते हो, बाकी उसको डिटेल में हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। किससे जोड़ दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड से। ई क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। किससे कनेक्ट कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये वाला जब टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये वाला टर्मिनल भी क्या होगा? पॉजिटिव। जब ये टर्मिनल नेगेटिव है तो ये वाला टर्मिनल भी कैसा होगा? नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका नेचर कैसा होता है? हमें पता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये हमने चार्ज में देखा था। इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन का कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके यहाँ पे शो कर रखे हैं, जो इलेक्ट्रॉन,
जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अब जो इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे थे, अब ये अनियमित गति नहीं करेंगे। अनियमित गति ना करते हुए एक निश्चित दिशा में गति करेंगे, और वो निश्चित दिशा क्या होगी? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। किस तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल। सारे इलेक्ट्रॉन किस तरफ गति करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गति करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूवमेंट करेंगे। इस तरफ जा रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ शो कर दो। दो मिनट सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करेंगे। क्यों कर रहे हैं इसे? इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा इन्हें क्या कर लिया जाता है? अट्रैक्ट कर लिया जाता है। या हम कह सकते हैं पॉजिटिव वाला तो इस तरफ खींच रहा है, नेगेटिव वाला भी इधर ही। पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव वाला क्या करेगा? रिपेल करेगा। दोनों कंडीशन मूवमेंट इधर ही होगा। इलेक्ट्रॉन किस तरफ गति करेंगे? इस ए की तरफ। एरो शाइन आपको शो करने सभी इलेक्ट्रॉन्स पर, कहाँ? इधर। तो इससे प्रतिकर्षण हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन कैसी गति कर रहे थे? अनियमित। अब अनियमित नहीं कर रहे, निश्चित दिशा में। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गई? फिक्स हो गई है। कब या किसके कारण फिक्स हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जैसे हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के कारण तो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित दिशा में ए टर्मिनल की ओर गति करने लग जाते हैं, और जिस वेलोसिटी से, जिस वेग से गति करते हैं, उस वेलोसिटी या उस वेग को ही कहते हैं अपवहन वेग। क्या कहते हैं? वीडी। वीडी क्या है? अपवहन वेग। तो अपवहन वेग समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन से आपके पॉजिटिव टर्मिनल की ओर या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से या जिस वेग से गति करते हैं, उस वेग को क्या कहते हैं? अपवहन वेग। तो हमारा ये डेफिनेशन थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है या अपवहन वेग क्या होता है। अपवहन वेग आपको समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो देख लीजिए। दो तीन पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं। अपवहन वेग को डिनोट करते हैं वीडी से। वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण वेक्टर लगा देते हैं। यूनिट क्या होती है भाई? वेलोसिटी है तो यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेंज है। रेंज याद रखना, रेंज का डाटा पूछा गया है एग्ज़ाम में। रेंज होती है 10 की पावर -5 to 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। रिप्रेजेंट वी से करते हैं, यूनिट ये होती है। और यदि आप लिखना चाहो तो वैसे शो करता, आपको पता है वेक्टर जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि कैसे होती है? सदिश राशि। एक कॉन्सेप्ट है उस पे और ध्यान देना। जैसा हमने इस डायग्राम में देखा था, अगर मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है ए बी आपका क्या है? कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे है? ए से बी की ओर। इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन की दिशा। इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसे? ए से बी की ओर या ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो ध्यान रखना करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा इसके क्या रहेगी? अपोजिट। इसे कहेंगे करंट की डायरेक्शन या करंट की दिशा। तो करंट की दिशा है हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के क्या रहेगी? अपोजिट रहने वाली है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? यूनिट क्या होती है? रेंज क्या होती है? रेंज का आपको डाटा याद रखना है, बहुत कम रेंज होती है, ध्यान देना। वेक्टर क्वांटिटी होती है, और करंट की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा की क्या होती है? अपोजिट रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया।